हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपने रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में सुना होगा। एक ऐसा वॉर जिसे चलते चलते 2 साल से भी ज्यादा हो गया है। पर आज के टाइम पे आप देखोगे तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी है वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में और रशिया के बीच में। और एक नई खबर जो निकल के आई है वो फ्रांस की तरफ से निकल के आई है। फ्रांस ने काम किया है, अपनी ट्रूप्स को यूक्रेन में डिप्लॉय करने की बात की है। ट्रूप्स ही नहीं, साथ ही साथ क्रूज मिसाइल्स को भी। जिसके वजह से जो रशिया है उसने कहा है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज नहीं रुकी तो मजबूरी में रशिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना पड़ेगा, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। Russian President Putin warns of the nuclear war risk if NATO troops are sent to Ukraine। अब बात करते हैं हुआ क्या है। व्लादिमीर पुतिन अपनी स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में थे। स्टेट ऑफ नेशन मतलब ये होता है जब कोई प्रेसिडेंट अपने जो कंट्री में डेवलपमेंट हुई है, स्कीम्स आई थी, क्या उस गवर्नमेंट ने कंट्री के लिए किया है, उसके बारे में कंट्री को बताया जाता है, नेशन को बताया जाता है, तो उसी को हम स्टेट ऑफ नेशन कहते हैं। उस जो एड्रेस है उसमें ये नाटो को कहते हैं, नाटो को वॉर्न करते हैं बेसिकली कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ट्रूप भेजेंगे यूक्रेन में तो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और रशिया को भी अपनी जो मिलिट्री है वो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप देखोगे फिनलैंड और स्वीडन, स्वीडन और फिनलैंड अभी जो है नाटो के रिसेंट मेंबर है और इसके वजह से काफी ज्यादा टेंशन देखने के लिए मिलती है रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। तो इसीलिए रशिया कह रहा है कि उसको अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पे है। और साथ ही साथ जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने जो ये काम किया है, अपनी जो ट्रूप्स है उनको यहाँ पर लाने की बात की है यूक्रेन में, उससे ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। जितने भी नाटो कंट्रीज के अलाइज थे उनकी एक मीटिंग अरेंज होती है। इसमें क्या कहते हैं कि जो नाटो अलाइज है वो अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे यूक्रेन में अगेंस्ट रशिया। और साथ ही साथ क्रूज मिसाइल्स को भी यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई है। और साथ में क्या होता है, जो रशिया है वो स्टेटमेंट देता है अगर any France troops you send to Ukraine will suffer as the Napoleon's army। जैसे नेपोलियंस आर्मी के साथ हुआ था 1850 में वाटरलू के बैटल के टाइम, जो नेपोलियन है उसको हराया था, वैसा ही काम रशिया फिर करेगा फ्रांस के साथ, ऐसा उनका कहना है। पर इसमें जर्मनी और पोलैंड जो खुद एक नाटो कंट्रीज है उन्होंने बेसिकली डिनाई कर दिया है कि वो अपनी ट्रूप्स को सेंड नहीं करेंगे यूक्रेन में अगेंस्ट रशिया, जो कि एक बड़ा अलग ही स्टेटमेंट है। अगर आप बात करोगे पर्टिकुलर जर्मनी की, तो जर्मनी ने कहा है कि हम अपनी सप्लाई को नहीं भेजेंगे यूक्रेन में। अपनी बेसिकली ये लॉन्ग रेंज जो इनकी क्रूज मिसाइल है टॉरस, उसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही साथ ये कहते हैं उनके जो बेसिकली चांसलर हैं जर्मनी के स्कोल्स, उन्होंने कहा है कि जो फ्रांस है और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो एक्टिवली अगेंस्ट है रशिया के। एक अच्छा खासा डिफेंस तैयार कर रहे हैं क्रूज मिसाइल्स के साथ, सोल्जर्स के साथ। और हालांकि इसकी वजह से काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में देखने के लिए भी मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे रशिया की, तो रशिया के पुतिन कहते हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है रशिया की वो सपोर्ट करती है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस को। जो भी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द रशियंस। और इसके वजह से जो रशिया है उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफी बार बढ़ावा मिला है और ये काफी टाइम कई गुना बढ़ी भी है, जिसके वजह से सही डायरेक्शन मिली है कंट्री को, उसकी मिलिट्री को आगे बढ़ने में। पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 डिकेड से भी ज्यादा रशिया के प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो एज अ पीएम उन्होंने सर्व किया है मोर देन 2 डिकेड्स के लिए। और आने वाले जो इलेक्शन है जो 6 ईयर्स के, मतलब अगर हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव इलेक्शन देखोगे तो 5 ईयर का टर्म होता है, और रशिया में आप बात करोगे तो वहीं 6 ईयर का टर्म होता है। उसमें कह रहे हैं कि आगे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये विन करेंगे। अगले आप देखोगे जो टेन्योर आने वाला है, नए इलेक्शन होने वाले, उसमें देखते हैं क्या होता है। और और पुतिन ये भी कहते हैं कि जो बेस्ट है वो बेसिकली ट्राई कर रहा है कि रशिया को बीक किया जाए, विद इन अंदर से रशिया को बीक किया जाए। और जो यूएसए है उसको तो कुछ कहने नहीं है। अगर आप इसराइल पैलेस्टीन का भी लोगे तो रशिया को उसमें, रशिया भी जो है इंडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा था थ्रू पैलेस्टीन। आपने देखा होगा उस वॉर में क्या हुआ था। जो यूएसए है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगाता रहता है, और आप यूक्रेन रशिया वॉर करोगे तो उसमें यूएसए ने एक काफी बड़ा रोल प्ले किया है अगेंस्ट रशिया, क्योंकि यूक्रेन को मिलिटरीली, इकोनॉमिकली उसको हर रूप से एड प्रोवाइड की है। अगर यहाँ पे रशिया का मैप देखो आप, ये रशिया है। अगर आप पर्टिकुलरली रशिया का ही मैप देखोगे तो ये जो कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे ये एस्टोनिया, लातविया और ये लिथुआनिया, ये जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हैं इस टाइम ये वाले, और यहाँ पर फिनलैंड और ये स्वीडन, ये सब आज के टाइम पर नाटो के मेंबर हैं। और जो बहुत बड़ा बॉर्डर रशिया का नाटो के साथ इस टाइम शेयर होता है। और जो नाटो है
एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यूएसए का काफी दबदबा है। और आप देखोगे यूक्रेन यूक्रेन रशिया वॉर शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो को ज्वाइन करने वाला था। अगर बात करें अब आगे, तो रशिया कहता है अगर वेस्टर्न कंट्रीज नहीं रुकी, उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी ट्रूप्स को यहाँ पर लाने की बात की यूक्रेन में, तो जो रशिया है उसको भी पीछे हटना नहीं है। वो भी अपने स्टेप्स को, कदम को पीछे नहीं बढ़ाएगा, और साथ ही साथ अपने इंडस्ट्रियल, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको बढ़ाएगा। साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल पोटेंशियल जो है कंट्री की, उसको आगे लेके जाएगा। और जो अपनी उसकी आर्मी है उसमें अपना एक्सपेंडिचर, अपनी जीडीपी का ज्यादा अंग वो अपनी आर्मी को प्रदान करेगा, ताकि उसकी जो आर्मी है अच्छे से आगे बढ़ सके और जो एनिमी फोर्सेस है उसका मुकाबला कर सके। और पुतिन का कहना ये भी है, जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस है वे बस दिखाने के लिए नहीं है, वे फुल रेडीनेस में है फॉर द गारंटी यूज। अगर मौका आया तो वे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार होंगी। और जो हाइपरसोनिक डैगर एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि सर्विस में बस है, पर वो हाईली इफिशियंट है, पर्टिकुलरली इंपोर्टेंट टारगेट्स इन द कोर्स ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस। अगर स्पेशल ऑपरेशंस करती है रशियन आर्मी तो उसके लिए भी ये तैयार है अपने जो पर्टिकुलर टारगेट्स है उनको भेजने के लिए। एक नई बड़ी मेजर स्टेटमेंट है पुतिन की तरफ से। अब ये तो ना, आप अगर जर्मनी की बात करोगे, जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो हिटलर ने भी ये काम किया था बेसिकली, कि अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने की बात की थी। अगर आप रशिया की बात करोगे तो रशिया 9th प्लेस पे आता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। अगर उसका साइज देखोगे तो फर्स्ट पे है, पर उसकी पॉपुलेशन 9th नंबर पे आती है, तो काफी बड़ा क्वेश्चन है उसके लिए। और अगर जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो रशिया की पॉपुलेशन में गिरावट देखने के लिए मिली है। और इसलिए जो पुतिन है वो अपनी जो आइडियोलॉजी है वो कहते हैं कि लार्ज फैमिली विद मैनी चिल्ड्रन शुड बिकम नॉर्म इन द रशिया। जितने ज्यादा बच्चे होंगे, जितने ज्यादा युवा होंगे, वो कंट्रीज को ज्यादा ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द एनिमी। अगर आप यहाँ पर देखो, जो रशिया है कितना बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर पे आता है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया, पर पॉपुलेशन में 9th नंबर पे आता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसके ऊपर। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया फर्स्ट, जो रशिया से कई गुना छोटा है। इसलिए जो पुतिन है वो कह रहे हैं कि हमको लॉन्ग फैमिली, लार्ज फैमिली की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इतना ही नहीं, जो पुतिन है उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी है, जो स्टेट ऑफ नेशन एड्रेस था, कि जो रशिया की इकोनॉमी है वो जल्द ही टर्न आउट टू बी द फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। जितनी ग्लोबल एवरेज की इकोनॉमी है उससे ज्यादा जो रशियन इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, एंड आउटपेस्ड ग्रोथ सीन इन द G7 स्टेट्स लास्ट ईयर। और जितनी भी G7 स्टेट्स की जो ग्रोथ हुई है उसको पीछे छोड़ देगी। और ये भी कहते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नियर फ्यूचर रशिया बन सकती है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी ये बात झूठी है वो तो आगे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस टाइम रशिया की जो इकोनॉमी है इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफी गिरावट देखने के लिए मिली है। आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ है कॉन्फ्लिक्ट